हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिलान वन जीव संरक्षण से संबंधित है। इनमें से कौन सा मिलान वन जीव संरक्षण से सही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत की बात करें तो 1973 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करेंगे दूसरे नंबर का शेर या सिंह परियोजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में किया गया था। अब बात करते हैं हाथी की, तो हाथी 1992 में किया गया था। और वहीं बात करेंगे गिद्ध की, गिद्ध संरक्षण अभी परियोजना की शुरुआत 2006 में किया गया था। अब मगरमच्छ की बात करें तो 1974 में यानी कि 1974 में किया गया था, ये भी सही है और ये भी सही है। और वहीं बात करेंगे गेंडा परियोजना की, तो गेंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1987 में किया गया था, ये भी सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी की सभी सही है। और उसके अलावा और भी बात करेंगे हम कि हंगुल परियोजना, तो हंगुल परियोजना की अगर हम बात करें तो यह कब हुआ था, तो इसका शुरुआत की हम बात करें हंगुल परियोजना को 1970 में किया गया था। अब वहीं बात करेंगे अगर कस्तूरी मृग की अगर बात करें तो इस परियोजना की शुरुआत की हम बात करें तो 1972 में किया गया था इसका भी। और वहीं बात करेंगे हम तो बर्फीले तेंदुआ की अगर हम बात करें तो बर्फीले तेंदुआ की हम बात करें तो इसकी बर्फीले तेंदुआ की शुरुआत, तो इस परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 1988 में किया गया था। अगर वहीं बात करें कि लाल पंडा, तो लाल पंडा की अगर हम बात करें तो लाल परियोजना पंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1996 में किया गया था। याद रखिएगा, लाल पंडा संरक्षण परियोजना 1996 में। बर्फीले तेंदुआ की हम बात करें तो 1988 में किया गया था। ये सारे के सारे जितने भी संरक्षण से वन जीव संरक्षण से क्वेश्चन है, ये आपको एक ना एक आप एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने जितने भी संरक्षण है वन जीव संरक्षण है परियोजना सारे के सारे लाने का हम प्रयास किए हैं। तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सभी के सभी जो है परियोजना हमने संरक्षण वन जीव परियोजना संरक्षण लाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वहीं आपको पूछे राज्यसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राज्यसभा में कुल 25 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वहीं और भी प्रश्न बनते हैं, अगर वहीं आपको और पूछे कि अतारांकित प्रश्न यानी कि अतारांकित प्रश्न लिखित या लिखित उत्तर के रूप में एक दिन में दोनों सदनों में 230 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों सदनों को मिलाकर 230 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किसका मिलान सही है। इनमें से किसका मिलान सही है, तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो ट्रिलियम का सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं सबसे छोटा गुणसूत्र, तो सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है, ये बिल्कुल सही है। और वही बात करें सबसे कम गुणसूत्र की, तो एस्केरिस में सबसे कम गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। अगर वहीं बात करें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र ये टेरिडोफाइट में, यानी कि 1300 प्लस से भी ज़्यादा इसमें गुणसूत्र 1300 से 1800 के बीच में इसके गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें, टेरिडोफाइटा में। तो अब बात करेंगे आंसर की। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 यानी कि सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस संगठन की मुद्रा को 5R कहा जाता है। किस संगठन की मुद्रा को 5R कहा जाता है, तो क्वेश्चन है यूएनओ, WTO, ब्रिक्स, यूनिसेफ।
अब बात करते हैं आंसर की। तो ब्रिक्स के जो संगठन है, ब्रिक्स के संगठन की मुद्रा को 5R कहा जाता है, यानी कि 5R ब्रिक्स संगठन की मुद्रा कहलाता है। अब आप सोचते होंगे 5R कैसे कहलाता है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स में कुल जो है 5 मेंबर कंट्री है। ब्रिक्स से बी से हो जाता है ब्राज़ील, आर से हो जाता है रूस, और आई से हो जाता है इंडिया, और सी से हो जाता है चाइना, और एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो बात करते हैं ब्राज़ील की। सबसे पहले हम बात करें कि ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की मुद्रा की अगर हम बात करें तो रियाल हो जाता है ब्राज़ील की मुद्रा। क्या हो जाता है? रियाल। तो उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पर रूस की। तो रूस की मुद्रा का हो जाता है रूबल, रूस की मुद्रा हो जाता है रूबल। और वहीं बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया तो आप सभी लोग जानबे करते हैं, यानी कि जान ही रहे हैं कि इंडिया का हो जाता है रुपया, रुपया हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें चाइना का। चाइना की बात करें तो रेनमेनबी या युआन, रेनमेनबी या युआन चाइना का मुद्रा होता है। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका का मुद्रा होता है रैंड, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि ब्रिक्स संगठन की मुद्रा की बात करें तो 5R कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन से देश और खिलाड़ी का मिलान सही है। निम्न में से कौन खिलाड़ी उनके देश से संबंधित है, यानी कि वह बात करेंगे कौन खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, ये बात करते हैं सही मिलान किसका किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड का है, बिल्कुल सही है। वहीं बात करेंगे राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन की है, ये भी बिल्कुल सही है। और नोवाक जोकोविच की बात करते हैं, सर्बिया की है। अब बात करते हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है 2021 में तीन ग्रैंड स्लैम में, यानी कि बात करते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच 2021 में जीत चुके हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो तीनों हो जाएंगे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस देश को मिला? ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस देश को सम्मानित किया गया है, यानी कि सिंगापुर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में। और ये जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी एसएससी बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें से किसका मिलान सही है, नहीं है। इनमें से किसका मिलान सही नहीं किया गया है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णरेखा क्रांति। स्वर्णरेखा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से, ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं रजत रेशा क्रांति का संबंध की अगर बात करें तो कपास उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। अब वही बात करेंगे धूसर या स्लेटी क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति की अगर हम बात करें सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं सीमेंट का रंग भी धूसर या स्लेटी कलर का होता है, तो समझ लीजिए। और वहीं बात करें तो हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से नहीं बल्कि बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति की हम बात करें तो बांस उत्पादन से सही है। तो अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे टिड्डी। टिड्डा एक कीट, यानी कि टिड्डा एक कीट वर्ग का प्राणी है। उसी तरह हम बात करें लकड़बग्घा। लकड़बग्घा एक स्तनपायी प्राणी है। तो इसका आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो बात करते हैं गूगल की। तो गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये जो है सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सफारी एक वेब ब्राउज़र है, और मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र है, और गूगल एक सर्च इंजन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका मिलान गलत है? तो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा इससे जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और बात करते हैं माउंट एवरेस्ट जो है इसका ऊंचाई की अगर बात करें 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बिल्कुल सही है। वही बात करेंगे ये दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि ऊँचा पर्वतमाला है, जो 1 नंबर पर आता है। दुनिया की सबसे ऊँची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट है। अब वही बात करते हैं गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, यानी कि 8,611 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। और यह दुनिया में सेकंड स्थान पे आता है ऊंचाई में। अब वही बात करते हैं कंचनजंगा की। तो
598 मीटर। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं माउंट एल्ब्रुस की। अब माउंट एल्ब्रुस की लंबाई की यानी कि ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई हम बात करते हैं 5642 मीटर है। ये इसका आंसर गलत होने की ये गलत है। और इसका आंसर की हम बात करें तो ये डी इसका आंसर हो जाएंगे। और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर गॉडविन ऑस्टिन और तीसरे नंबर की बात करें तो कंचनजंगा हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? तो बात करते हैं 10 यानी कि 10 महारत्न कंपनी है। अगर वहीं नवरत्न की अगर हम बात करें तो नवरत्न कुल 14 नवरत्न कंपनी है, 14, और टोटल मिला के हो जाता है 24। अगर वहीं बात करें, अगर आपको पूछे कौन कौन से वर्तमान में महारत्न कंपनी है तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अब बात करते हैं महारत्न कंपनी की। तो भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल और सेल, ये सभी के सभी जो है महारत्न कंपनी है। और नवरत्न की बात करते हैं 14 जो है नवरत्न कंपनी है। टोटल 24 हो जाते हैं नवरत्न महारत्न मिला के, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इनमें से भेजे गए किस मिशन का मिलान सही किया गया है, यानी कि इनमें से भेजे गए किस मिशन का मिलान सही है। तो बात करते हैं सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट की। तो चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करते हो, इसको जो है PSLV XL C11 से भेजा गया था, ये बिल्कुल सही है। और कब भेजा गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको भेजा गया था, ये बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो इसको जो है GSLV M के 3rd MI से भेजा गया था, ये बिल्कुल सही है। और वही बात करते हैं कब भेजा गया था, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या डेट पूछ सकते हैं, या तो जिसके द्वारा रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण किया गया उसका नाम पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण किया गया था। अब वही बात करेंगे मंगलयान की। तो मंगलयान की बात करते हैं PSLV XL और C25 से भेजा गया था, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हम बात करें तो C, यानी कि C नहीं B इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों को तीनों सही है। और इसका भी जो प्रक्षेपण जो है डेट दिया गया है 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। ये तीनों को तीनों जो डेट दिया गया है याद रख लीजिएगा। और ये बिल्कुल ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इनमें से ये है अजैविक घटक, ये भी अजैविक घटक, ये भी अजैविक घटक। अब बात करते हैं हरा पौधा की। ये अजैविक नहीं, ये जैविक घटक हो जाते हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का वह प्रथम कौन सा राज्य है जहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? भारत का वह प्रथम कौन सा राज्य है जहाँ पे 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है 5 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। और इसकी जो है राजधानी भी 3 बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर भी किसी राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं और 3 राजधानियाँ बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो बात करते हैं 4 युद्ध लड़े थे, यानी कि 4 युद्ध लड़े थे। अब आपके मन में आता होगा तो कौन कौन से युद्ध लड़े थे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की। तो यह प्रथम अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 तक, 69 में पहली बार लड़ा गया था। अब वहीं अगर बात करते हैं दूसरी बार तो 1780 से 84 तक लड़ा गया था। याद रखिएगा, ये डेट जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहीं बात करें तीसरी बार जो 1790 से, यानी कि 1790 से 92 तक 92 में लड़ा गया था। और चौथी बार जो लड़ा गया था 1799 में मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 2015 में किया गया था। अगर वहाँ पूछे कहाँ से किया गया था, पानीपत हरियाणा से किया गया था। पानीपत हरियाणा से किया गया था, क्योंकि
हरियाणा का जो लिंगानुपात भारत में सबसे कम है, और वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल राज्य का है। तो इसीलिए वहाँ से जो है पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत में सबसे लंबी सड़क NH44 का लंबाई कितनी है? भारत में सबसे लंबी सड़क NH44 की लंबाई कितनी है? तो बात करते हैं 3745 किलोमीटर लंबाई NH44 का है। अगर वहीं बात करते हैं सबसे छोटी सड़क कौन सी है, तो सबसे छोटी सड़क की बात करते हैं NH47A है। 47A है। तो इसकी लंबाई की बात करें 6 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जो है मिस प्रिंट की वजह से 8 छूट गया है। तो 8 मार्च को किस रूप में हम मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाते हैं। और बात कर लेते हैं और भी दिवस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। और युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को, याद रखिएगा। और वहीं पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं पूछे कि विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। बात करते हैं, इसको ऐड करेंगे 7 7 6 13 3 16 7 23। इसका जो बात करें तो 23 हो जाता है। और वहीं बात करेंगे इसको ऐड करेंगे 11 3 14 14 21 2 23। इसका भी बात करें तो 23 हो जाता है। और इसका हम योग की बात करें तो 6 3 9 7 16 5 21 4 25। इसका जो है 21 हो जाएगा। और इसका भी हम बात करें तो 7 2 9 5 14 26 3 23। इसका भी 23 हो जाता है। अगर भिन्न की हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है? एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है? तो घनाभ में बात करते हैं कुल 12 सीधी रेखाएं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। यह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं हैदराबाद में बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कैलाश मानसरोवर पर्वत कहाँ पर स्थित है? कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो बात करते हैं टेलनेट जो है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर जूलियस के नियरेर को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात आती है कि प्रथम गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो 1995 में हुआ था। अब इसमें अगर वही पूछे तो अब बात हो जाती है कि स्थापना तो शुरुआत जो 1995 में हुआ था, तो इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो बात आती है राशि की। तो राशि की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ राशि दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ राशि दी जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 10 कुमार चरित किसने रची थी? 10 कुमार चरित की बात करें तो किसने रची थी? तो बात करते हैं दांडी ने 10 कुमार रचित की रचना की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं FOB फोब का पूर्ण अर्थ क्या होता है?
फोब का पूर्ण अर्थ की बात करें तो फ्री ऑन बोर्ड होता है। फ्री ऑन बोर्ड फोब का पूर्ण अर्थ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं वही केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान पूछे तो कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें तो ये शिमला में स्थित है। और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान पूछे तो दिल्ली में स्थित है। और भी कई सारे जितने भी एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की भी जो मुख्यालय जो है दिल्ली में ही स्थित है, यानी कि बहुत सारे मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो बात करते हैं परम 8000 जो है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। और भी बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो आइए विस्तार से जानते हैं। अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। और किस देश का है? तो जापान का है। तो भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 है। ऐसे पुणे CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। और वही बात करें सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश तो अमेरिका है। और विश्व में कंप्यूटर के मामले में भारत का स्थान की बात करें तो 19वां स्थान है, यानी कि 19वां स्थान विश्व में भारत का कंप्यूटर के मामले में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार की मान्यता दी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। और भी तो पुलित्जर पुरस्कार के हम बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, यानी कि वही पूछे आपको पुलित्जर पुरस्कार कहाँ से मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह अमेरिका के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? 1917 से दिया जाता है। अगर वही पूछे पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब वही बात करें रमन मैग्सेस पुरस्कार, तो रमन मैग्सेस पुरस्कार अगर पूछे तो कब से दिया जाता है? तो 1957 ईस्वी से दिया जाता है। अगर वहीं आपको पूछे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहा जाता है, यानी एशिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रमन मैग्सेस को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब वहीं बात करें अगर चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान की अगर हम बात करें तो अजीत वाडेकर जो है पहले कप्तान थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे कब लॉन्च किया गया था? 1957 में, यानी कि 1957 में लॉन्च किया गया था। अगर वहीं पूछे भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। अगर पूछे इसको कब लॉन्च किया गया था, इसी को उल्टा कर देना है तो 1975 हो जाएगा, यानी कि 7 आगे कर देना है, यानी 1975 में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट को। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? प्रसार भारती की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1997 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है? यानी कि बात करें तो बराक हुसैन ओबामा की बात करते हैं किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगर वहीं पूछे तो बराक ओबामा जो पहले अमेरिका के श्वेत राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका में जो अभी वर्तमान में सरकार है जो बाइडेन की, तो ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही संबंधित है। अगर वहीं पूछे अमेरिका के 46 यानी 46 में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और वहीं पूछे डेमोक्रेटिक पार्टी से ही कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, तो यह 60 यानी 49 में उपराष्ट्रपति है। और भारत की यानी कि बात करते भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। अब वहीं बात करें कि बराक ओबामा के बारे में बात करें तो ओबामा इलियन प्रांत से कनिष्ठ सीनेटर तथा 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उम्मीदवार थे। 2008 में ही उम्मीदवार थे और वे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे भी हैं, यानी कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे? तो बराक ओबामा रहे हैं।
वहीं बात करें तो वे इस देश के प्रथम श्वेत यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि अफ्रीकी मूल के जो अमेरिकन थे वे पहले श्वेत राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 2020 यानी कि उन्होंने 20 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 20 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। किसने? तो बराक ओबामा ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। यह आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। अगर वहीं बात करें हम केरल की, तो केरल की अगर हम बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल की क्लासिकल डांस है। अब वहीं बात करें तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की क्लासिकल डांस है। अगर वहीं पूछे आपको भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो भारत में कुल आठ जो है क्लासिकल डांस 8 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की नियुक्ति कहाँ किया गया है? न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की नियुक्ति की अगर हम बात करें, उसका नियुक्ति जो है वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए थे। यानी कि यह जो है पहले का ही क्वेश्चन है। अगर वह पूछे न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की नियुक्ति किस न्यायालय से में किया गया था और वहीं न्यायालय में किया गया था, तो वे उसका नियुक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? तो बात करते हैं यूके का माइकल फेल्प्स जो है इतिहास रचा, यानी कि एक ही इवेंट में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट की। प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? तो बात करते हैं आसिल नस्ल के मुर्गे जो है सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? इनमें में से कौन सा एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है? तो बात करते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ये भी ज्योतिर्लिंग है, और सोमनाथ मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है, और केदारनाथ मंदिर ये भी ज्योतिर्लिंग है। अगर बात करें तो आंसर की, तो इन सभी के सभी इसका आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं और भी ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं कितने भारत में ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। भारत में कुल 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन है। तो जानते हैं कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागेश्वर और सोमनाथ जो है गुजरात में, ये दोनों के दोनों गुजरात में ज्योतिर्लिंग है। अब वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र में भीमाश्वर, गिरणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर जो है, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है। अब वहीं बात करें हम मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन सा पशु काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है? यानी कि काजीरंगा पार्क में कौन सा पशु मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका मतलब यही है। तो बात करते हैं एक सिंग वाले गैंडे जो है काजीरंगा पार्क में जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो बराक ओबामा जो है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? व्यवहार का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें बी जोड़ अ जोड़ हार व्यवहार, इसका आंसर की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास राजपुत्र में
है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। वे समास जिसमें जो संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, और द्वंद्व समास की अगर हम बात करें, वे समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में मूल रूप से अगर हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं, यानी कि कुल 53 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 11 की अगर हम बात करें स्वर होते हैं, और 40 यानी कि 42 की बात करें तो व्यंजन 42 व्यंजन होते हैं, और लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो 57 वर्ण होते हैं। इसमें से 12 स्वर और 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो बात करते हैं व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। तो आप कौन कौन से होते हैं? तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार पहला होता है, और दूसरा की बात करें तो शब्द विचार होता है, और तीसरा की अगर हम बात करें तो इसका वाक्य विचार होता है। तो याद रखिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यानी पसंद आ रहा हो तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।